हाँ तो दोस्तों, आज आपके सामने 3 अक्टूबर का जो पार्ट 1 है वो पेपर है और उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस कड़ी में सिर्फ हमारे आज के बाद 2 ही पेपर बचेंगे और उनके बाद में 2018 का पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम या तो जीके के चेक लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं या फिर 2017 या 16 बैक ईयर्स के पेपर वो देख सकते हैं दोस्तों। तो किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आय हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है? ठीक है, प्रश्न को आप समझिए, गौर कीजिए, उसके बाद में ही उत्तर पे हमें टिक लगाना है। जल्दबाजी मत करेगा दोस्तों, क्योंकि जल्दी का काम होता है शैतान का और ज़्यादातर क्या होता है कि जल्दबाजी में गलतियां होती है। तो किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आय हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है? तो पंजाब के द्वारा ये लॉन्च किया था। किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आय हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो पंजाब के द्वारा। ठीक है, क्या नाम है इसका? आय हरियाली। इस ऐप में क्या होता है दोस्तों कि सरकार के द्वारा एक ऐप प्रोवाइड करवाया गया है, उसके थ्रू आप उस ऐप पे जाकर अपने मर्जी के मुताबिक 25 पौधे आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और उन पौधों को आप मंगवा सकते हैं और घर पे लगवा सकते हैं। सरकार का तर्क क्या है इसके पीछे? सरकार का तर्क सीधा सिंपल सा है। सरकार चाहती है कि पंजाब में पहले ही वनों का प्रतिशत काफ़ी कम है, उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब। दैट्स वाई आय हरियाली ऐप इज़ प्रोवाइडेड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू पीपल ऑफ पंजाब। इसमें आप 25 पौधे बुक कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके अलावा लोगों को जागरूकता, जो हरियाली के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी ये काफ़ी कारगर है, क्योंकि इस ऐप पर हरियाली से संबंधित जानकारी भी मिलती है दोस्तों। अब इसी के प्रकार जैसा अगर देखा जाए तो ये किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के जैसे ही कुछ और मिशन स्टार्ट करेगा, कुछ स्कीम स्टार्ट करेगी सरकार के द्वारा 2019-20 में। सबसे पहला जो आता है गरीब कल्याण रोजगार योजना और जल ही जीवन है मिशन। जल जीवन मिशन और दूसरी है गरीब कल्याण योजना। ठीक है, जल जीवन मिशन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? जल जीवन मिशन में सभी भारतीय नागरिकों को नल जल उपलब्ध करवाना है। जल जीवन मिशन के तहत भारत की जो पूरी आबादी है, वो ग्रामीण हो या शहरी हो, उनको नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन स्टार्ट करा गया था। अब गरीब कल्याण क्या है? गरीब कल्याण रोजगार दोस्तों, अभी कोरोना के समय जो भी बेरोजगार हुए हैं उन लोगों को रोजगार देने के लिए, जिस जिले से वो संबंधित है, जिस जिले के वो रहवासी, उसी जिले में उनको रोजगार देने के लिए ये सरकार की योजना स्टार्ट करी गई थी। कितने जिलों में चलाई जा रही है? 116 जिलों में चलाई जा रही है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? गरीब कल्याण योजना। कब स्टार्ट करी गई? 2020 में। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट करा गया था? 2019 में। ठीक है, एक और योजना है मिशन सागर। मिशन सागर का क्या लक्ष्य है दोस्तों? मिशन सागर में खाड़ी के जो देश है, जहां पर प्रवासी भारतीय रहते थे, जहां पर रोजगार था भारतीय लोगों को, उनकी मदद करने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट करी गई है। इस योजना के माध्यम से खाड़ी से संबंधित देश थे, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, तेहरान है, इन देशों में कतर है, इन देशों में मदद पहुँचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा से ये स्टार्ट करा गया है। तो खाड़ी देशों के से संबंधित ये योजना है। ठीक है, तो 3 योजना हो गई 2019-2020 की, हाल ही फिलहाल में स्टार्ट करी गई थी योजना, इसलिए काफ़ी जरूरी है, याद करिएगा। इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है, या तो ईयर पूछा जा सकता है। जल ही जीवन या जल जीवन मिशन कब स्टार्ट करा गया? 2019 में। 2020 में कौन सा करा है? गरीब कल्याण मिशन। और 2020 में ही सागर मिशन स्टार्ट करा गया था, मिशन सागर के नाम से स्टार्ट करा गया था। तीनों के ऑब्जेक्ट क्या है? पहले का जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों कि भारत की पूरी आबादी को नल के थ्रू पानी, पीने का पानी उपलब्ध करवाना। दूसरा जो था कि
116 जिलों में रोजगार उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार के माध्यम से। और जो तीसरी योजना उसका क्या है, खाड़ी देशों की मदद करना कोरोना के समय या जो भी अभी समस्या चल रही है उस दौरान। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना स्फूर्ति या SFURTI योजना को शुरू किया गया है? कृषि, विनिर्माण, निर्माण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। अब दोस्तों यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो स्फूर्ति किससे संबंधित है, वहीं से आपका उत्तर निकल जाएगा। आपने इससे पहले कभी स्फूर्ति के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। स्फूर्ति MSMI से संबंधित है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। अब ये किस सेक्टर में है, खादी उद्योग से संबंधित है दोस्तों। किससे, खादी उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, खादी उद्योग से संबंधित है। अब इसको कब स्टार्ट करा गया था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये 2005 में स्टार्ट करी गई थी। कब स्टार्ट करी गई थी, 2005 में। 2005 में किसकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। हालांकि उस समय इस उद्योग को स्टार्ट करने के लिए सरकार ने काफ़ी कोशिश करी और काफ़ी पूंजी भी मुहैया करवाई, पर उस समय सही तरीके से नहीं चल सकी। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इस पर खासकर ध्यान दिया और इस योजना को वापस स्टार्ट करा गया। 2015 में इसको पुनर्जीवित किया गया। कब किया गया, 2015 में। किसके द्वारा किया गया, कलराज मिश्र के द्वारा। क्योंकि कलराज मिश्र जो है इसके उद्योग क्षेत्र खादी ग्रामीण उद्योग के मंत्री कौन है, कलराज मिश्र। पूछा जा सकता है खादी ग्राम उद्योग मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है, कलराज मिश्र जी। तो 2015 में इसको पुनर्जीवित करा गया। 2005 में स्टार्ट करी गई थी। खादी उद्योग से संबंधित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार ने पूंजी की व्यवस्था करी। तो ये किससे संबंधित है, ये है खादी ग्राम उद्योग या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है। अब खादी से संबंधित मेले भी लगाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे नई दिल्ली में लगाया जाता है, मध्य प्रदेश में काफ़ी जिलों में, भोपाल है, देवास है, इन जिलों में खादी ग्राम उद्योग का आयोजन किया जाता है। देवास का जो मेला है वो काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खादी ग्रामीण उद्योग से संबंधित मेले या अवसर का आयोजन किन किन राज्यों में या किन किन जिलों में किया जाता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है दोस्तों। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन किससे संबंधित है। ये मिलता जुलता प्रश्न है। सूक्ष्म कृषि सिंचाई योजना। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है, कृषि से। किससे संबंधित है, कृषि से। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सिमिलर प्रश्न है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, विज्ञान संग्रहालय, साइंस सिटी। अब इसका आंसर दोस्तों, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, जबलपुर में। अब बाकी विज्ञान केंद्र और विज्ञान संग्रहालय कहां पर स्थित है, भोपाल में। मैं आपको इससे पहले बता भी चुका हूं कि IISER कहाँ पर है, भोपाल में है। मैं आपको इससे पहले जिक्र कर चुका हूं इस बात का। ठीक है, अब विज्ञान केंद्र जहाँ पर स्थित है वहीं पर विज्ञान का संग्रहालय है। ठीक है, विज्ञान से संबंधित संग्रहालय है जहाँ पर विज्ञान से संबंधित चीज़ों को रखा जाता है। बचा साइंस सिटी। अब साइंस सिटी दोस्तों क्या है, मैंने सर्च करा, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट फाइंड द आंसर। मैंने गूगल किया, बहुत सारी किताबें भी सर्च करी, कुछ जानकार लोगों से भी पूछा, तो बोले इस नाम से अभी हाल फिलहाल में तो कोई शहर प्रचलित नहीं है जिनको विज्ञान सेंटर कहा जाए, विज्ञान नगरी कहा जाए। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप एक काम करिएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या है, कुछ प्रश्न उठते हैं हमारे सामने और जब तक उनका आंसर नहीं मिले, उत्तर नहीं मिले, हमको शांति नहीं मिलती। अब इसको मैं इग्नोर भी कर जाता है, यहाँ पर इसका जिक्र नहीं भी करता तो चल जाता है, क्योंकि अगर आपको इसका आंसर मिल गया और मुझे आंसर नहीं मिला है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आ गया, अगर सर को नहीं आता है यार क्या कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज फैक्ट, आई कुड नॉट फाइंड द आंसर। कुछ आए थे आंसर, जैसे कि जयपुर आया था क्योंकि वहाँ पर वेधशाला इस कारण
भोपाल भी आंसर आया था, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान का केंद्र या विज्ञान संग्रहालय है। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मैं चाहता तो ये आंसर मान सकता था कि विज्ञान नगरी, विज्ञान सेंटर होने की वजह से, विज्ञान संग्रहालय की वजह से भोपाल को ही माना जाता हो, पर मे भी तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस आंसर। आपको अगर मिल जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा कि साइंस सिटी या विज्ञान नगरी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों। तो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? जबलपुर में। विज्ञान केंद्र और विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए, मतलब विज्ञान से संबंधित जो भी कल्चरली वर्क है वो संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान भवन जो है या विज्ञान केंद्र जो है, विज्ञान संग्रहालय, वो सब कुछ कहाँ पर है? भोपाल में है। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, तीसरे प्रश्न के बाद हम चौथे की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले कुछ और ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। जैसे क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र हो गया, विज्ञान संग्रहालय हो गया, एक और भोपाल में नया सेंटर खुला है हाल फिलहाल में, जैसे इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ पर खुलने जा रहा है? भोपाल। कहाँ पर खुलने जा रहा है दोस्तों? भोपाल में। इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ पर खुलने जा रहा है? भोपाल में, है ना। डाटा रखा जाएगा जिसमें, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भोपाल में खुलने जा रहा है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, पहली बात तो प्रश्न ये भी आ सकता था किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अगर आपने रजनीकांत जी की मूवी देखी हो रोबोट, तो उसमें गाना भी है किलिमंजारो। तो ये कहाँ पर दोस्तों? अफ्रीका में है। और इस पर सबसे प्रथम जो चढ़ाई करने वाले भारतीय हैं कौन थे? लवराज सिंह धर्मसक्तु, अंश जमसेंपा, मधुसूदन पाटीदार या मनीष धुर्वे। तो मधुसूदन पाटीदार मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर के पास में, महू के निवासी हैं शायद ये। तो इन्होंने किलिमंजारो पर चढ़ाई करी थी, शायद 70 घंटे में ये चढ़ गए थे, मतलब काफ़ी कम समय में इन्होंने चढ़ाई करी थी। और वेस्ट साइड से किलिमंजारो पर चढ़ने वाले ये सबसे युवा थे, सबसे पहले भारतीय तो ये बन ही गए वहाँ पर चढ़ाई करने की वजह से, पर वेस्टर्न साइड से चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। उसके बाद सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले भी यही हैं। उसके अलावा 70 घंटे, मतलब सबसे कम समय में चढ़ने के लिए जो समय लगा वो 70 घंटे था। करीबन 22 घंटे वहाँ पर इन्होंने गुजारे, वहाँ पर रुके। तो इस प्रकार इनके सामने काफ़ी अचीवमेंट्स हो गए, काफ़ी अचीवमेंट्स इन्होंने वहाँ पर प्राप्त किए या रिकॉर्ड बनाए। अब देखो किलिमंजारो कहाँ पर? अफ्रीका में। अब इस प्रकार और बाकी जो पर्वत चोटियाँ है वो कहाँ पर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिमालय, ठीक है दोस्तों। अब हिमालय कहाँ पर स्थित है? एशिया में। हिंदकुश कहाँ पर? एशिया में। एटलस कहाँ पर दोस्तों? अफ्रीका। कहाँ पर? अफ्रीका में। राकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। यूराल कहाँ है? यूरोप में। और आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। तो ये पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो हिमालय कहाँ पर है? भारत में। हिंदकुश कहाँ पर है? एशिया में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, रॉकीज कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की बॉर्डर बनाता है, उसे नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको और कनाडा में कुछ हिस्से इसके पाए जाते हैं। फिर एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो जिस प्रकार रॉकीज पाया जाता है उसी प्रकार एंडीज पाया जाता है। एटलस कहाँ है? अफ्रीका में है दोस्तों। उसके बाद में यूराल और आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। सबसे जो पुरानी है वो अरावली है, भारत में है, मैंने जिक्र नहीं करा एशिया का। ठीक है, सबसे लंबी जो है वो एंडीज, मतलब सबसे लंबी एंडीज और सबसे ऊंची हिमालय। और सबसे पुरानी जो है दोस्तों कौन सी? अरावली। कौन सी है? अरावली।
और सबसे नई पर्वत श्रेणियां कौन सी है? हिमालय। तो देयर आर 4 क्वेश्चन कैन बी कम फ्रॉम द दिस रेंजेस। 4 प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। पहला, सबसे नए पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो वो हिमालय। सबसे पुरानी अरावली। सबसे लंबी हमारी कौन सी? एंडीज। और सबसे ऊंची हिमालय दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो क्या है? भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान रूप में जाना जाता है। मतलब पहले जो औद्योगिक नीति है सरकार की तरफ से जारी की गई थी वो कौन सी है? गांव और खादी योजना, औद्योगिक नीति संकल्प 1948, बॉम्बे योजना और विश्वेश्वरैया योजना। ठीक है, तो इस योजना का हम जिक्र कर चुके हैं। भारत की सबसे पहली योजना थी या पंचवर्षीय योजना प्रकार की योजना थी जो विश्वेश्वरैया जी के द्वारा 1946 में लाई गई थी। बॉम्बे योजना एक मास्टर प्लान था बम्बई या मुंबई से संबंधित। गांव और खादी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, जहां पर खादी का प्रयोग या खादी का निर्माण से संबंधित योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अब लास्ट बचा औद्योगिक नीति संकल्प 1948। अब औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में आई थी दोस्तों, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्रथम औद्योगिक नीति। 1948 में सरकार ने अपनी तरफ से उद्योग से संबंधित योजना स्टार्ट करी गई थी, इसका नाम औद्योगिक नीति थी। 1948 में ये आई थी। इसमें क्या है कि सरकार ने निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिलकर काम करने के लिए एक योजना बनाई थी। मतलब कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा बनाई जाएगी तो वो सरकारी उपक्रम के माध्यम से आएगी, और कुछ चीज़ें प्राइवेट लेवल पर बनाई जाएगी, निजी क्षेत्र के द्वारा बनाई जाएगी। तो यहाँ पर डिसाइड करा गया और इसी को औद्योगिक नीति कहा जाता है। और आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी के बाद में दूसरा नंबर आता है समाजवादी का, और तीसरी आती है मिश्रित। तो इस नीति से ही पता चला कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला सिस्टम आने वाला है। मतलब सम पार्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट लेवल और सम पार्ट्स ऑफ द गुड्स विल प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? दोनों को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये पहली बार 1948 में डिसाइड हुआ था। उसके बाद में योजना आयोग बना, बहुत सारी योजना आई, बहुत सारी चीज़ें चली, पर ये सबसे पहले आया था। अब भारत में प्रथम क्या हुआ ये भी हम पढ़ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें। जैसे भारत में सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहला जो अखबार वो कब आया था दोस्तों? 1781 में। सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 में। सबसे पहले हवाई जहाज कब उड़ा था? 1911 में। सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कब हुआ था दोस्तों? सबसे पहले टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में। सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। सबसे पहले बिजली कब बनी थी जल से? 1902 में। ठीक है, अखबार कौन सा था? जेम्स हिक्की के द्वारा हिक्की एक्सप्रेस निकाला गया था। रेल कहाँ से चली थी? आपको याद हो, इलाहाबाद से ना मुंबई से ठाणे के बीच में। वायुयान इलाहाबाद से नैनी। रेडियो दिल्ली और कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। टेलीविजन को दिल्ली से स्टार्ट करा गया था। परमाणु कहाँ पर हुआ था? पोखरण में। और जल शक्ति सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी? शिव समुद्रम जलपात पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत में सर्वप्रथम हुई थी। रेलवे की शुरुआत है, पहला अखबार है, या फिर पहले हवाई यात्रा है, प्रसारण की शुरुआत है, ये कुछ चीज़ें थी। ठीक है, अब रेल के साथ में मेट्रो कब आ सकता है? कि सबसे पहली बार मेट्रो कब चलाई गई थी? 1984 में मेट्रो चलाई गई थी, वो भी ध्यान रखिएगा, उसको मत भूलिएगा। सबसे पहले मेट्रो कब चलाई गई थी? 1984 में। औद्योगिक नीति तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी आज पूछ सकता है, NPTC और HPTC के बारे में पूछा जा सकता है। 1975 में स्टार्ट हुई थी, मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो वैसे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद कर लेना चाहिए, पर फिलहाल में जितने प्रश्न के आसपास प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए भी आसान रहेगा और मेरे लिए भी आसान रहेगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, उनके लिए आप लेक्चर देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही टॉपिक में पूरा लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर तो बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्न पर हमें कुछ प्रश्न ऐसे बनाने हैं जो सिमिलर है, लगभग आ सकते हैं। और अभी तक हमने क्या देखा कि कुछ प्रश्न बनाते वक्त आगे के पेपरों में हमने वो प्रश्न देखे भी। मतलब लगभग क्या रहता है, टॉपिक वही रहता है, प्रश्नों का जो चयन है वो हट के होता है। जैसे एक बार अगर चयन हो गया कॉपी, तो कॉपी से संबंधित 3-4 प्रश्न पत्रों में हम देख चुके हैं दोस्तों। तो आई थिंक बहुत कुछ पढ़ने की बजाय हमें वही पढ़ना चाहिए जो पेपरों में आया है।
बहुत आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। ये मेरा मानना है कि अगर आप कुछ टॉपिक्स दिए हैं पेपर में, कुछ विषय बता दिए गए हैं कि इन विषय से संबंधित प्रश्न पहले आ चुके हैं, तो उन्हीं विषयों पर अगर हम अध्ययन करें या गौर फरमाएं तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एग्जाम को क्रैक कर पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया है? होशंगाबाद में, महेश्वर में, अमरकंटक में और बारबानी में। तो देखिए, जब भी किसी नदी का आयोजन होता है, सेलिब्रेशन होता है, मैं आपको नॉर्मल हिंट बता देता हूँ। तो क्या होता है, जहाँ पर नदी का उद्गमन है वहाँ पर वो त्यौहार या जो भी प्रोग्राम है वो आयोजित होता है। या फिर कहाँ पर होता है दोस्तों, या फिर वहाँ पर होता है जहाँ पर वो नदी जलमग्न हुई या समुद्र में जाकर मिली है या अंतिम उसका पड़ाव है, वहाँ पर होता है। ठीक है, तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गमन स्थल है। तो अमरकंटक में नर्मदा नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा स्टार्ट हुई थी। तो कहाँ तक चली थी? सोंडवा तक। कहाँ पर? सोंडवा। ठीक है, अगर मान लो जिला पूछ लिया गया, अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक कहां पर दोस्तों? अनूपपुर। सोंडवा कहां पर? अलीराजपुर। ठीक है, ये अलीराजपुर में, अमरकंटक अनूपपुर में। कितनी लेंथ है नदी की? 1077। ये मध्य प्रदेश की है। टोटल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लेंथ। बाकी महाराष्ट्र और गुजरात में है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती नदी और सोंडवा आखिरी पॉइंट है, वहां तक नदी की लंबाई कुल 1077 किलोमीटर है। बस इसी दूरी को तय करने के लिए अमरकंटक से शायद 11 दिसंबर 2016 11 दिसंबर 2016 को यह यात्रा स्टार्ट करी गई थी, जो 15 मई 2017 को खत्म हुई। मतलब पहले अमरकंटक से सोंडवा तक की गई, फिर सोंडवा से वापस अमरकंटक तक की गई। तो इस यात्रा में करीबन 148 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे दोस्तों? 148 दिन लगे थे। तो अमरकंटक से सोंडवा और सोंडवा से अमरकंटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का आयोजन किया गया। हालांकि ये प्रश्न आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि इस प्रश्न को एक बार आ चुका है तो काफ़ी ज़रूरी नहीं है। जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से भी रिपीट हो जाते हैं। हो सकता है कि पूरा जो प्रश्न है वो वैसा का वैसा कॉपी ना हो, पर उससे संबंधित या उससे मिलता जुलता प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। तो ठीक है, अमरकंटक से संबंधित कि भारत में मध्य प्रदेश में कौन सी नदी से संबंधित जो नदी उत्सव मनाया गया नमामि देवी, तो वो नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, रावी नदी। ये प्रश्न मैं देख चुका हूँ एग्जाम में, ये आ चुका है, तो आप भी तैयार रहे। रावी नदी है ना। अब दोस्तों आँख में मेरे मत गौर करिएगा, मेरी आंखों में काफ़ी दर्द है लाइट गिरने की वजह से, तो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। आंखों में इन्फेक्शन है, इसलिए मत बोलना का सर खड़े खड़े नींद पूरी कर रहे हैं, तो आप इग्नोर करिएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हो गया। अमरकंटक काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, देश विदेश के लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब मध्य प्रदेश में और भी कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल है पर्यटन के हिसाब से जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, और कुछ ऐतिहासिक जगह भी है, तो उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है अमरकंटक। दूसरा है गिन्नौरगढ़। तीसरा मुक्तागिरी। चौथा जो है चित्रकूट। पांचवा है भोजपुर, गुजरी महल। बावन गजा। और कुछ खास जगह छूट गई क्या? क्योंकि इसके बाद हमारे पास मौका रहेगा नहीं कि हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, उनके बारे में। पशुपतिनाथ भगवान है ना, पशुपतिनाथ।
ठीक है दोस्तों, अब अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में। कहाँ पर है? अनूपपुर में। किन्नौरगढ़ कहाँ पर है? भोपाल में। मुक्तागिरी कहाँ पर दोस्तों? बैतूल में। ठीक है, तो ये कुछ जगह है हुई। सबसे पहले हमने किसकी बात करी? अमरकंटक, किन्नौरगढ़, मुक्तागिरी। ठीक है, अब बच गया है जो जंतर मंतर बच गया है हमारा, और मेहर। ठीक है, चित्रकूट कहां पर है? सतना। भोजपुर कहां पर है? भोपाल। गुजरी महल कहां पर है? ग्वालियर। बावन गजा कहां पर है? बड़वानी। पशुपतिनाथ कहां पर है? मंदसौर। जंतर मंतर कहां पर है? उज्जैन। और मेहर कहां है? सतना। तो ये कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के। इनके बारे में आगे जाकर आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अमरकंटक किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक एक और वजह से फेमस है, ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, इस कारण भी अमरकंटक काफ़ी प्रसिद्ध है। किन्नौरगढ़ अपने किले के लिए प्रसिद्ध है, जो भोपाल में ही आता है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है, जो बैतूल में स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। चित्रकूट आपको पता ही होगा, रामायण से संबंधित जगह है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है। और पिछले कुछ समय में चित्रकूट में कुछ जीवाश्म चट्टानें भी मिली है, जिससे इंसान का जन्म के बारे में पता चलेगा, इंसान का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो चित्रकूट हो गया। भोजपुर कहाँ पर है? भोपाल में है। भोजपुर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, जो राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। एक ही पत्थर को उकेर कर बनाया गया था, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गुजरी महल है, शायद राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था ये। और 52 गजा बड़वानी में है, यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदसौर में है, भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर। जंतर मंतर उज्जैन में है, काफ़ी प्रसिद्ध वेधशाला है ये। उसके बाद में मेहर सतना में माता जी का मंदिर है दोस्तों। ये कुछ प्रसिद्ध जगह। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे अगला जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक टेक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से मार्ग पर कमीशन किया गया था। जबलपुर, रीवा, मानिकपुर, सतना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको शायद प्रश्न समझ में ना आया हो, मैं बता देता हूँ आपको कि भारत में 3 प्रकार से ट्रेनें चलती हैं। पहला वाष्प से, कोयले को जलाकर वाष्प बनाया जाता है। दूसरा डीजल से, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से। तो जबलपुर और इटारसी के बीच में क्या किया गया है कि जबलपुर और इटारसी के बीच में जो ट्रेनें हैं उनको बिजली से चलाने की परियोजना है। अब ऐसा माना जाता है कि साल भर में जो ट्रेनें चलाई जाती हैं उनमें करीबन 150 करोड़ का डीजल जल के खत्म हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। सरकार ने इस पैसे को बचाने के लिए सर्वप्रथम इटारसी से जबलपुर के बीच में 3 ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के थ्रू चलाना स्टार्ट करा। मतलब उस समय करना था, अब कर दिया। धीरे धीरे बाकी ट्रेनों को चलानी थी। 2 पटरियाँ थी, एक जाने के लिए एक आने के लिए। उसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, मतलब वो तार लगे ना, रडार जिसको चलता है, पहिया चलमक के, है ना। आपने नहीं देखी हो, सलमान खान के साथ एक था टाइगर है, टाइगर जिंदा है, दोनों को इसी मूवी में कोड डालकर वो उसको खींचता है और वो ट्राम बंद करता है। ट्राम का एग्जाम्पल है। तो बस इसी प्रकार की कुछ योजना सरकार की है, ताकि जो 150 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं डीजल के ऊपर, उनको बचाया जा सके। ठीक है, कितनी ट्रेनें चलाई जाएगी शुरुआत में? 3। हालांकि अब तो चला दी गई है, तो पूछा जा सकता है कितनी ट्रेनें चलाई गई थी? 3। तो जबलपुर इटारसी पहला ट्रैक है जहां पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है रेल के इंजन को या रेल के डिब्बे को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डीजल का जो ईंधन है वो बचाया जा सके। ठीक, अगला। अब यहाँ पर तो आपको पता ही है, सबसे पहले ट्रेन कब चली, अब हमने डिस्कस कर लिया। भारत में रेल कितने ट्रैक पर दौड़ती है? 3 पे। नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कितने जोन है? पहले 16 थे, फिर 18। कहाँ कहाँ है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा
और भी कुछ रेलों से संबंधित प्रश्न बाकी है क्या? हाँ, सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। भारत में सबसे लंबी जो रेलगाड़ी वो गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम के बीच में चलती, करीबन 3200 किलोमीटर से अधिक लंबाई पर चलती, 3300 के ऊपर है, कुछ मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो सबसे लंबी जो भारत की चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी है? वो है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम में। और त्रिवेंद्रम कहाँ है? दक्षिण भारत में। तो आप समझ ही सकते हैं कि दूरी काफ़ी लंबी है। वैसे तो क्या है, भारत की आपको पता है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। तो दोनों को देखा जाए तो दोनों एक कोने से दूसरे कोने तक चलाए तो भी 3300 किलोमीटर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है ट्रेन और फिर टेढ़ा नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ जाती है और आसाम तक जाती है। इस कारण जो 3334 किलोमीटर सब कुछ है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो मैं श्योर नहीं हूँ तो आप श्योर कर लीजिए, आप निकाल लीजिए रिजल्ट, आप अपने हिसाब से पता कर लीजिए, ताकि आपकी जो मुसीबत है वो खत्म हो जाए। क्योंकि एग्जाम आपको देनी है, सारी मेहनत मुझे नहीं करनी भैया। आप तो मुझे क्रेडिट भी नहीं देने वाले हैं एग्जाम के बाद। ऐसा भी नहीं कि अर्जुन सर को मिठाई का डिब्बा पहुंचा दे, हमारा सिलेक्शन हो गया है तो, है ना। तो ना पहुंचाए कोई बात नहीं, अगर रिश्तेदारों में परिवार में बंटवाएं तब एक जो पीस है मिठाई का मेरे नाम से आप ही खा लेना, रखना मत, खा लेना आप। ठीक है, तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन के बाद में अगला जो प्रश्न है आपके सामने क्या हो गया इसमें? पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी पे दोस्तों देखिए, मैं बताता हूं आपको, दो घाट हैं दक्षिण भारत में पेनिनसुलर प्लेट्यूज में, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। मतलब पश्चिम के साइड जो घाट है उन्हें पश्चिमी घाट कहा जाता है, पश्चिम चोटी या पश्चिमी घाट या पश्चिमी पहाड़ी कहा जाता है। और पूर्व की तरफ जो है उनको पूर्वी कहा जाता है, पूर्वी पहाड़ी या पूर्वी घाट। वैसे तो घाट कहा जाता है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोस्तों, बाकी जो भी है। अब पूर्व की तरफ जो चोटी है वो अरवियाकोंडा उसकी प्रमुख चोटी है, और पश्चिम की तरफ जो है उसकी प्रमुख चोटी कौन सी? अनाईमुडी। पर क्या है कि वेस्टर्न घाट अलग अलग भाग में बटे हुए हैं, मतलब अन्नामलाई पहाड़ी है, फिर नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर कार्डामम की पहाड़ी है, इसलिए इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक ही वेस्टर्न घाट पूरा, पर वो अलग अलग जोन में डिवाइड है। जैसे है ना सतपुड़ा के बाद में विंध्याचल के बाद में कैमूर, ऐसे बहुत सारे जोन को, बाकी वो पूरा जो पहाड़ी रेंज है वो थोड़ा बहुत ही उसमें फर्क है पर पैरेलल ही पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डामम, ये सब केरल में इसको कार्डामम कहा जाता है, तो फिर तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी अन्नामलाई की दोस्तों? वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी कितनी ऊंचाई है इसकी? 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का हिमालय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण भारत का हिमालय। और अनाईमुडी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 5 चोटियों के बारे में बताया था। नंबर 1 कौन सा बताया था? याद करो, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। दूसरा क्या बताया था? K2 8611 मीटर। तीसरा कौन सा बताया था? काराकोरम 8598 किलोमीटर। फिर उसके बाद में क्या बताया? लोहत्से। और उसके बाद में क्या बताया था? कुमाऊं नहीं, मकाऊ। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए, रट्टा मार के बार बार एग्जाम्पल दे हमें याद आता रहे। ठीक है, तो ये तो ही पश्चिमी घाट की। अब पूर्वी घाट की जो चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट, अरवियाकोंडा। एनाकोंडा से याद रख लेना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सी दोस्तों? धूपगढ़। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अभी बताई थी, अगर याद हो तो। याद है कि भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले अमरकंटक। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। याद नहीं रखते हो, याद रखने की आदत डालो, क्योंकि हमें
जेल प्रहरी से स्टार्ट करना है और कलेक्टर बनकर छोड़ना है, तो याद करने की आदत डालो, क्योंकि जब कोई हमें थप्पड़ मार देता है, गाली बक देता है या किसी प्रकार की हमारी उससे लड़ाई हो जाती है तो हम उसे जीवन भर नहीं भूलते हैं, पर वहीं पर कुछ चीज़ों को हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पर गौर नहीं करते। तो गौर करना सीखो, गौर करना सीखो, गौर करना सीखो। ठीक है, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो गई, सतपुड़ा की धूपगढ़ हो गई। उसके बाद में अगला आंसर है गुरु शिखर, और वो किसका है? गुरु शिखर है अरावली का। ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई गुरु शिखर। तो अपने भारत में 5 पर्वत श्रेणियां प्रमुख हैं: हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। शायद 5 ही हुए, ज्यादा हो गए, देख लो अपने हिसाब से। तो पूर्वी घाट हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, एक और छूट गया हिमालय। हिमालय का मैं आपको बता ही चुका हूं बार बार कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत में कौन सी है? भारत में कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम क्यों है? क्योंकि K2 जो है वो POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में है, तो हम उसको भारत की ऊंची चोटी नहीं मान सकते। तो इसलिए हम कौन सी मान रहे हैं? काराकोरम। वैसे तो K2 भी मान सकते हैं क्योंकि वो हिस्सा आप नहीं, और किसी ना किसी दिन हम ले ही लेंगे उसको। अभी नरेंद्र मोदी जी और थोड़े दिन टिक गए तो अभी छुड़ा लेंगे, बाकी बात की बात, वरना बाकी तो हमारे पास आने वाले लोग ही हैं जो छोड़ेंगे नहीं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, अमरकंटक जो सबसे ऊंची चोटी है वो विंध्याचल की, गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है वो किसका? अरावली का है। पूर्वी घाट में कौन सा? अरियाकोंडा। और पश्चिमी घाट में कौन सा दोस्तों? अनाई मुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी? 2695 मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।